हमें चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस के जीवन के बारे में बहुत कम ही पक्के तौर पे पता है। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म 28 सितंबर 551 बीसी में जोउ चाइना में हुआ था और कहते हैं ऐसा हो सकता है कि वो लाओ त्जू के स्टूडेंट भी रहे हों। लाओ त्जू के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो कन्फ्यूशियस लू राज्य के ड्यूक डिंग के नीचे मिनिस्टर ऑफ क्राइम की पोजीशन पे काम करते थे और उन्होंने इससे पहले भी कई सारी और सरकारी पोजीशंस पे काम किया था। हालांकि बाद में कन्फ्यूशियस और ड्यूक के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था जब पास ही के राज्य के एक शासक ने ड्यूक को एक तोहफा दिया जो था 80 सुंदर महिलाएं और 124 घोड़े। उसके बाद ड्यूक अपने राज्य पे कम ध्यान देने लगे और अपना सारा समय या तो घुड़सवारी करते थे या फिर उन महिलाओं के साथ बिताते थे, जो कन्फ्यूशियस को एक शासक के ऊपर बिल्कुल ठीक नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने बाद में दरबार छोड़ दिया और कई सालों तक यहाँ वहाँ भटकते रहे। और उसके बाद फिर 3rd से 5th सेंचुरी बीसी में कन्फ्यूशियस के फॉलोअर्स ने उनकी फिलॉसफी को कलेक्ट करके एक जगह लिखा और उस बुक को द एनालेक्ट्स बोलते हैं। कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी बहुत ही आसानी से पहचानी जा सकती है क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि उनके विचार थोड़े पुराने और दकियानूसी हैं। ये उन प्रॉब्लम से डील करने में हेल्प करती है जिनका हम प्रेजेंट में सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी फिलॉसफी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं और जो कन्फ्यूशियस हमें याद दिलाते हैं। जैसे पहला, सेरेमनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उनकी बुक द एनालेक्ट्स कन्फ्यूशियस और उनके स्टूडेंट के बीच हुई अजीब अजीब सी कॉन्वर्सेशन से भरी पड़ी है। उनके स्टूडेंट ज़ेई कुंग ने एक बार भेड़ की बलि देने का विरोध किया तो कन्फ्यूशियस ने कहा, ज़ेई तुम भेड़ से प्यार करते हो लेकिन मैं सेरेमनीज से प्यार करता हूँ। ये ऐसे समझने में थोड़ा अजीब और मुश्किल लगेगा क्योंकि हम सबके दिमाग में आएगा कि ज़ेई कुंग ने ठीक कहा, क्यों ना भेड़ को बचाया जाए। लेकिन यहाँ कन्फ्यूशियस ज़ेई और हमें याद दिलाना चाह रहे हैं कि सेरेमनीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा क्यों है। मॉडर्न वर्ल्ड में हम अक्सर सेरेमनीज से दूर रहते हैं और इससे खुद को दूर रखना हम एक अच्छी चीज मानते हैं। हमें खुद पे गर्व फील होता है, ईगो बूस्ट मिलता है कि हम अलग हैं बाकियों से और हम नहीं हैं एक्साइटेड किसी भी सेरेमनीज को लेके और उन सब में बेकार के काम किए जाते हैं। लेकिन कन्फ्यूशियस सेरेमनीज को भेड़ के ऊपर ही चुनते थे और सेरेमनीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और उनकी इस फिलॉसफी को वो रिचुअल प्रॉपर्टी बोलते थे। और ये आज की दुनिया में बहुत ही पुरानी टाइप की सोच लग सकती है, लेकिन रियलिटी में हम लोग भी और कई टाइप की सेरेमनीज के लिए एक्साइटेड रहते हैं। जैसे हर साल बर्थडे पार्टीज मनाना, शादियों की सेरेमनीज और उसमें जाना। कन्फ्यूशियस कहते थे सेरेमनीज हमारे इंटेंशंस क्लियर करती है, लोगों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बनाती है और आपस में कैसे बिहेव करना है ये सिखाती है। एक फंक्शनल कोपिंग मैकेनिज्म को डेवलप करती है। ये लोगों की मॉरल वैल्यूज को बढ़ाती है जो कि एक सोशल स्ट्रक्चर के बेहतर फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, हमें अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को लेके कन्फ्यूशियस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे अपनी फिलॉसफी में। स्पेशली जब हम यंग हो तब हमें उनकी बातें माननी चाहिए, इस पे वो काफी जोर देते थे। और जब वो बूढ़े हो जाए तब उनकी देखभाल करने पे हमें खास तौर पे फोकस देना चाहिए। फिर जब उनकी डेथ हो जाए तो हमें लंबे वक्त तक शोक मनाना चाहिए और उसके बाद उनकी याद में बड़े बड़े त्याग करने चाहिए वगैरह वगैरह। उन्होंने यह तक कहा कि जब तक हमारे माता पिता जिंदा हो तब तक हमें उनसे दूर नहीं रहना चाहिए। उनकी इस फिलॉसफी को फिलियल पाइटी के रूप में जाना जाता है और ये आज के टाइम में सुनने में बहुत अजीब फिलॉसफी लगती है, खासकर जब हम अपने करियर की वजह से अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं और साल में एक आधा बार आके उनसे मिलते हैं। और आमतौर पे ये आज की एक नॉर्मल लाइफस्टाइल का हिस्सा है लगभग ज्यादातर लोगों का। कन्फ्यूशियस कहते थे कि मॉरल लाइफ की शुरुआत फैमिली के अंदर से होती है और वो फैमिली में ही डेवलप भी होती है और लोगों में एम्पैथी, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक समझदारी नहीं आती जब तक कि लोग अपने पेरेंट्स का बर्थडे याद नहीं रखते और उनके साथ खाना नहीं खाते, एटसेट्रा एटसेट्रा। तीसरा, हमें ऑनरेबल लोगों की तरफ ओबीडियंट होना चाहिए। उनका कहना था मॉडर्न सोसाइटीज काफी समानता की बात करती है और लोगों को लगता है कि हम सब एक बराबर जन्म लेते हैं और आखिर में हम जो भी कहना या करना चाहें वो कर सकते हैं।
कन्फ्यूशियस ने अपने स्टूडेंट से कहा कि कुछ अनजस्टिस करने वाले लोगों को छोड़ दें। Still, let the ruler be a ruler, the subject a subject, a father, and a son. ये फिर सुनने में एक अजीब सी बात है, लेकिन वो इससे ये कहना चाहते थे कि कुछ लोग हमारे गहरे सम्मान के लायक हैं और हमें इतना विनम्र होना चाहिए कि हमें उन लोगों को पहचानना चाहिए जिनका तजुर्बा या उपलब्धि अब हमारी अपनी उपलब्धि से अधिक है। हमें शांति से वो करना चाहिए जो वो करवाना चाहते हैं या आदेश दें। वैसे पर्सनली इस बात से मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, पर हम स्टिल इसको उनकी फिलॉसफी की तरह समझते हैं अभी के लिए। कन्फ्यूशियस ने समझाया, ऊपर और नीचे के बीच का संबंध हवा और घास के बीच का है, और घास को झुकना पड़ता है जब हवा उस पर से चलती है। तो सुंदरता से झुकना असल में कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि विनम्रता और सम्मान का संकेत है। और चौथा, कल्टीवेटेड नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी से। मॉडर्न दुनिया क्रिएटिविटी पे ज्यादा जोर देती है, लेकिन कन्फ्यूशियस यूनिवर्सल विजडम, जो सालों साल की मेहनत, इंसानी पीढ़ी दर पीढ़ियों के रिसर्च अंडरस्टैंडिंग से आज तक इंसान ने जो कलेक्ट किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्रिएटिविटी के मुकाबले। ये कहते थे। उन्होंने कहा, बेनेवोलेंस, रिचुअल प्रॉपर्टी, राइचसनेस, विजडम, इंटेग्रिटी एज द 5 कांस्टेंट वर्च्यूज। वो कहते थे इंसान ऑलरेडी काफी ज्यादा कैपेबल होता है, स्टिल हमें ये सब गुणों को लगातार विकसित करना चाहिए, वरना इंसान को खुद से ये दोबारा सीखने समझने में जीवन खपाना पड़ेगा। उनका कहना था ऐसे गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पानी देना पड़ता है, जैसे पौधों को पानी देना पड़ता है, तभी वो लगातार विकसित होते रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। और यही सोशलाइजेशन का प्रोसेस भी है। उनकी सारी फिलॉसफी इंसान के मॉरल कैरेक्टर और कल्टीवेटेड विजडम के इर्द गिर्द घूमती है। यही वजह है कि उन्होंने अपने बड़े बूढ़ों को इतना सम्मान दिया। उनका मानना था एक सफल बिजनेस तक चलाने के लिए हमें क्रिएटिविटी से ज्यादा ये बात समझने की जरूरत होती है कि हमसे पहले के लोगों ने सक्सेसफुल व्यापार कैसे किया है, या फिर उन्होंने अपने फेलियर से क्या ज्ञान बांटा। तो जीवन तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें सबसे पहले ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारी क्रिएटिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कल्टीवेटेड नॉलेज। तभी हम खुद पे बदलाव ला सकते हैं जो हमें ज्यादा इंटेलिजेंट, अकॉम्प्लिश्ड और वाइज बना पाएंगे। बस सिर्फ विरोध करने से कुछ भी नहीं होने वाला। कन्फ्यूशियस ने अपने जीते जी तो लोगों को सुधारने में सफलता नहीं पाई, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके फिलोसोफर्स ने कई स्कूल्स और टेम्पल्स बनाए ईस्ट एशिया में, जहां से उनकी फिलॉसफी को आगे बढ़ाया जा सके। और वो लोग सक्सेसफुली इसे 2000 सालों से दुनिया भर तक पहुंचाने में काफी सफल हुए हैं। कन्फ्यूशियस ईस्टर्न फिलॉसफी में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर माने जाते हैं। वो दुनिया के सबसे कुशल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। उनकी फिलॉसफी हार्मनी और नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, खासकर से एक स्मूथ सोसाइटी स्ट्रक्चर को चलाने के लिए। और आज दुनिया भर में करोड़ों लोग उनकी फिलॉसफी को स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्रैक्टिस की तरह फॉलो करते हैं। और तो और ईस्टर्न पॉलिटिकल आइडियाज में भी उनकी फिलॉसफी का बहुत इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। हम उनकी फिलॉसफी को थोड़ा अजीब या पुराने जमाने का मान सकते हैं, लेकिन यही बात उन्हें और भी महत्वपूर्ण बनाती है। मॉडर्न वर्ल्ड एकदम कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी से अपोजिट है, इनफॉर्मल और इनोवेशन से भरी हुई, जो कि बुरी बात नहीं है। लेकिन अब अगर इसकी अति की वजह से जो लोगों के मॉरल और एथिकल लाइफ प्रिंसिपल धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो फिर यही इनोवेशन डिस्ट्रक्टिव बनती चली जाएगी। और यहाँ हमें कन्फ्यूशियस को समझने की भी उतनी ही जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको फिलॉसफी में इंटरेस्ट हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का सपोर्ट करें।